तो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या क्या होती है। कोलाइडों के स्थायित्व का मुख्य कारण है समान आवेश का पाया जाना, कि इन जितने भी कोलाइडी कण होते हैं उन पर एक समान विद्युत आवेश होता है और समान विद्युत आवेश होने के कारण ही ये कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और एक एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिससे कि कोलाइडी अवस्था बनी रहती है और वे मिलकर एक बड़े कण का आकार ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडों की स्थायित्व का मुख्य कारण है विद्युत आवेश। नेक्स्ट हम लेते हैं वे कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या प्रेसिपिटेशन। अब यदि किसी विधि से हम इन कोलाइडी कणों के विद्युत आवेश को उदासीन कर दें तो इन कणों के मध्य का प्रतिकर्षण बल समाप्त हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, वे एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए हुए थे। अब प्रतिकर्षण बल के समाप्त होते ही कोलाइडी कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और बड़े आकार के कण बना लेते हैं, जिससे वे अवक्षेपित होकर पैंदे में बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों के इस प्रकार से अवक्षेपित होने की इस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन या स्कंदन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं आर्सेनियस सल्फाइड। अब यदि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो वो कुछ ही देर में अवक्षेपित हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्सेनियस सल्फाइड का जो सोल है वो ऋणावेशित होता है और बेरियम क्लोराइड के मिलाने पर बेरियम Ba+2 आयनों के कारण आर्सेनियस सल्फाइड के ऋणावेशित कण Ba+2 आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके अवक्षेपित हो जाते हैं और विद्युत उदासीन हो जाते हैं और उसके बाद एक बड़े आकार के कणों को ग्रहण करके पैंदे में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से धन आवेशित कोलाइडी कणों जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है को हम ऋण आयनों जैसे क्लोराइड, सल्फेट आदि के द्वारा भी स्कंदन किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट द्वारा किसी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, लायोफिलिक कोलाइड्स का स्कंदन आसानी से नहीं होता है, जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स को विद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर ही स्कंदित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हार्डी-सूल्जे का नियम। अब कोलाइडी विलयनों का जो स्कंदन है या अवक्षेपण है, उसमें मिलाए जाने वाले जो विद्युत अपघटय के आयनों पर जो आवेश होता है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत अपघटय के मिलाने से उसके आयन कोलाइडी कणों को आकर्षित करके उन्हें उदासीन कर देते हैं, जिससे कि कोलाइड का अवक्षेपण हो जाता है। अब आयनों पर यदि आवेश की मात्रा कम होती है तो स्कंदन करने की सामर्थ्य भी कम होती है, और अगर आयनों पर आवेश की मात्रा अधिक होती है तो उनकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनायन अथवा ऋणायन की जो स्कंदन की क्षमता है उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या या संयोजकता पर निर्भर करती है। तो इसके संबंध में हार्डी और सूल्जे ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं हार्डी-सूल्जे का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघटय की मात्रा कोलाइड कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर, वैलेंसी पर निर्भर करती है। अर्थात किसी सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, चाहे वह ऋणायन हो या धनायन हो, उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन की क्रियाशीलता होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक सीरीज़ दी है धन आयनों के स्कंदन करने की क्षमता सामर्थ्य का जो ऑर्डर है, जैसे टिन Sn+4 है, उसकी सामर्थ्य या स्कंदन की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट एल्युमिनियम +3, जिसपे कि टिन से कम चार्ज है +3, उसकी स्कंदन की क्षमता और कम होगी, बेरियम की उससे कम होगी। इसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम की सबसे कम होगी। इसी प्रकार ऋणायनों के स्कंदन करने की जो सामर्थ्य है उसमें फेरोसाइनाइड आयन की सबसे अधिक होगी, उसके बाद फॉस्फेट जिस पे -3 चार्ज है, फिर सल्फेट और उसके बाद हैलोजेंस क्लोराइड, ब्रोमाइड
एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से किसी भी धनायन या ऋणायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उसके स्कंदन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और इसे ही हम हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। दूध में जो फिटकरी हम डालकर बनाते हैं पनीर घरों में, वह भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन तब तक नहीं होता है जब तक कि विद्युत अपघटय की न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम सांद्रता नहीं पहुंच पाती है। तो किसी भी विद्युत अपघटय की उस न्यूनतम सांद्रता के मान को जो किसी सोल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं, स्कंदन का मान कहते हैं। तो किसी भी अगर विद्युत अपघटय के लिए फ्लोकुलेशन वैल्यू का मान जितना कम होगा उसका स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इस सारणी में या इस टेबल में हमने कुछ विद्युत अपघटयों के फ्लोकुलेशन वैल्यूज़ की मान दिखाई दे रहे हैं, जो कि आर्सेनियस सल्फाइड सोल और फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए है। तो हम देखते हैं कि आर्सेनियस सल्फाइड सोल के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए फ्लोकुलेशन की वैल्यू 0.093 है, सबसे कम है, यानी ये सबसे अधिक प्रभावशाली होगा स्कंदन करने के लिए। इसी प्रकार हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो कि एक धन आवेशित सोल है उसमें देखेंगे तो हम देखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए फ्लोकुलेशन वैल्यू सबसे कम है, यानी इसके स्कंदन करने की क्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड्स। हम जानते हैं कि यदि किसी हम ये जानते हैं कि लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं वो लायोफिलिक कोलाइड्स की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम लायोफोबिक कोलाइड में किसी लायोफिलिक कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो लायोफोबिक कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसका रीज़न ये है कि इनमें जो लायोफोबिक कोलाइडी कण के चारों ओर लायोफिलिक कोलाइडी कण एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिससे वे अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार एक लायोफिलिक कोलाइड द्वारा लायोफोबिक कोलाइड के स्थायित्व को बढ़ाने की क्रिया को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन या रक्षात्मक क्रिया, और इस प्रकार के कोलाइड्स को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या रक्षी कोलाइड्स। तो किसी भी लायोफिलिक कोलाइड की रक्षित करने की ये जो क्षमता है उसे हम कहते हैं गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या या स्वर्ण अंक, जिसे सबसे पहले जिग्मोंडी ने दिया था नाम। तो स्वर्ण संख्या को हम एक तरह से इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है जो गोल्ड हाइड्रोसोल के 10 मिलीलीटर में 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन 10 मिलीलीटर में 10% सोडियम क्लोराइड के 1 ml विलयन के प्रभाव से गोल्ड के स्कंदन को रोक सके। ठीक है ना, कि किसी भी लायोफिलिक कोलाइड की मिलीग्रामों में न्यूनतम मात्रा जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 ml आयतन को 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड सोल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त हो। अर्थात गोल्ड सोल्ट का रंग वैसे तो रेड होता है और स्कंदन के पश्चात क्या होता है, नीला हो जाता है, तो वो लाल से नीले रंग में परिवर्तन को रोकता है। जैसे इस टेबल में हमने कुछ गोल्ड नंबर दे रखे हैं। हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर होता है 0.93, जिसका 0.03 सॉरी, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि यदि गोल्ड सोल के 10 ml में 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन मिला हुआ है तो वह 10% सोडियम क्लोराइड विलयन के
1 ml द्वारा अवक्षेपित नहीं होगा। अर्थात किसी पदार्थ का स्वर्ण अंक जितना कम होगा उस कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इस टेबल में हमने कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स के गोल्ड नंबर दिए, जैसे जिलेटिन का होता है 0.005 से 0.01 तक, और स्टार्च का होता है 20 से 25 के बीच। अर्थात जिलेटिन क्या है, इसके अगर किसी कोलाइडी विलयन में जिलेटिन मिला हुआ है तो वह उच्च श्रेणी का रक्षी कोलाइड हो जाएगा, उसका स्कंदन आसानी से नहीं होता है, और स्टार्च निम्न श्रेणी का रक्षी कोलाइड है। ठीक है, तो ये हो गया स्वर्ण अंक या गोल्ड नंबर के बारे में। थैंक यू।